वेलकम स्टूडेंट्स टू यंग माइंड्स केमिस्ट्री क्लास 11 का यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम परमाणु की संरचना हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोग पहुंच गए थे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आज वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। आइए शुरू करते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स तो किस प्रकार से होती है, आइए देखते हैं। तो कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Electrical discharge carried out in the modified cathode ray tube led to the discovery of particles carrying positively charged known as canal ray और anode ray। हम लोग देखे थे पिछले में इलेक्ट्रॉन को जब डिस्कवरी हो रहा था तो हम लोग देखे कि कुछ पार्टिकल जो है आपका एनोड की तरफ जा रहा है ना, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो ऐसा भी कुछ उसमें आप देख सकते हैं कि आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। वो क्या हो रहा है कि पॉजिटिव जो है आपका वो आपका एनोड रेज की तरफ जा रहा है ना। तो हम लोग इसको कहते हैं, यानी कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब लेड टू द डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स कैरिंग पॉजिटिवली चार्ज। उसमें आपका नेगेटिव चार्ज आपका ले रहा था और इस बार जो है पॉजिटिव चार्ज आपका ले रहा है। तो ये पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कैनल रे कहते हैं या एनोड रे कहते हैं। द नेचर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। उस डिस्चार्ज ट्यूब में जैसा नेचर हम लोग गैस के लिए हैं तो उस पर डिपेंड करता है कि आपका पॉजिटिवली चार्ज का नेचर कैसा होगा। ई बाई एम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज और एनोड रे इज नॉट सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन। अब ई बाई एम रेशियो जो हम लोग इलेक्ट्रॉन का निकाले थे तो ऐसा बात नहीं है कि पॉजिटिव रेज का भी सेम रहेगा, तो वो डिफरेंट हो सकता है। इट वैल्यू डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस। अब वो किस पर डिपेंड करता है, वो गैसेस आयन या नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड करता है। तो सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी ए मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। द बिहेवियर ऑफ पॉजिटिव रेज इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। वाजिब सी बात है, अब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है तो बिहेव भी अपोजिट करेगा ही। दैट इज इलेक्ट्रॉन्स बेंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल वेयर एज पॉजिटिव रेज बेंड टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल। ये तो खैर अच्छी बात है, वो हम लोग पहले से भी जानते हैं। द स्मॉलेस्ट एंड द हाइएस्ट पॉजिटिव आयन ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोजन गैस इज कॉल्ड प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन को अब डिफाइन कर दिया गया है। अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव आयन जो होता है उसे हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। आप देखिएगा कि H प्लस जो होता है उसके हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं या प्रोटॉन डोनेशन या इस तरह का हम लोग बात कहें हैं, चाहे आप बायोलॉजी पढ़िए या फिजिक्स पढ़िए केमिस्ट्री पढ़िए, इस तरह की चीज़ में आप लोग उसको देखें। नेक्स्ट, इट इज़ फाउंड that the mass of proton is 1.67 into 10 to power minus 24 gram and charge is 1.6022 into 10 to power minus 19 कूलम। तो ये आप इसे याद रखिएगा, है ना। ये जो आपका मास है प्रोटॉन का और ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ई बाय एम वैल्यू ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? ई बाय एम आप तो जानते हैं, चार्ज बाय मास रेशियो क्या होता है। वो जो हम लोग वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग लिख देते हैं और जो फाइनल जो आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार से है। ये जितना भी यूनिट आपको नज़र आ रहा है वही है ना। कूलम पर केजी में या ईएसयू में आप बोल सकते हैं या आप ग्राम पर ईएसयू में बोल सकते हैं, जो भी यूनिट आपको अच्छा लगे जो आप याद रख सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। दिस particles were discovered by the bombarding a thin sheet of beryllium by an alpha particle। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, ये एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल होता है ना। जब भी कोई रेडियो एक्टिव मेटल जो है या रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो डिसोसिएट होता है तो अल्फा बीटा गामा रे निकलता है। उसी के बारे में बात की जा रही है कि जब बेरिलियम एटम को, यानी कि बेरिलियम जो शीट होता है उस पर अगर अल्फा पार्टिकल हम लोग दे देते हैं तो क्या होता है, तो अल्फा पार्टिकल इज डबली आयोनाइज्ड, यानी कि हीलियम आयन He2+ में वो आयनाइज हो जाता है। इस तरीके से आप देखिए बेरिलियम आयन है ना 9 4, तो वो आपका क्या टूट गया, वो आपका 4 9 हीलियम का आपका इस तरह से टूट जाता है। तो आपको क्या मिलता है, कार्बन और एक न्यूट्रॉन मिलता है। वो जो न्यूट्रॉन होता है उसका कोई चार्ज अपना नहीं होता है। तो एक एल्युमिनियम को भी रख के हम लोग इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो देखिएगा कि एक न्यूट्रॉन निकलता है ना। तो न्यूट्रॉन वे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पता कैसे चला कि न्यूट्रॉन है, इसका नाम कैसे पड़ा। तो ये है कि न्यूट्रल हो जाता है ये, न कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिएक्ट नहीं करता है, इंडिकेट नहीं करता है, डिफ्लेक्ट नहीं करता है। दैट इज चार्ज लेस पार्टिकल्स, है ना, चार्ज लेस, नहीं होता है। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज फाउंड टू बी स्लाइटली हायर देन द प्रोटॉन। इट इज फाउंड टू बी
1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। ई बाई एम रेशियो जो इसका ज़ीरो होता है, बोलिए क्यों? क्योंकि इसका चार्ज तो ज़ीरो होता है, न्यूट्रल होता है। इसलिए जीरो बाय एनीथिंग वी विल इफ़ वी विल डिवाइड एनीथिंग बाय ज़ीरो मीन्स सॉरी इफ़ वी डिवाइड एनी नंबर इफ ज़ीरो इज डिवाइडेड द आंसर इज ज़ीरो। इसलिए आपका ई बाय एम जो वैल्यू होता है आपका वो ज़ीरो आता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मॉडल्स, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। आपको याद होगा कि थॉमसन मॉडल क्या दिया था, पुडिंग मॉडल दिया था या वाटरमेलन मॉडल दिया था, वो तो मैं आपको बता दूंगा वो तो शॉर्ट में, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि एटॉमिक मॉडल्स क्या होता है। डिफरेंट मॉडल्स वे प्रपोज टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एटम। एटम में हम लोग देख चुके हैं कि क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। तो वो किस प्रकार से आपका वो पार्टिकल वो अरेंज रहता है एटम में, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है, तो इसका एक मॉडल तैयार होना था। तो फर्स्ट प्रपोज्ड इंपॉर्टेंट एटॉमिक मॉडल्स आर जे थॉमसन मॉडल, और उसके बाद है आपका रदरफोर्ड मॉडल। गोल्ड फॉइल्ड एक्सपेरिमेंट जिससे हम लोग कहते हैं तो वो रदरफोर्ड वाला है, और पुडिंग मॉडल जिसको बोलते हैं वो थॉमसन वाला है। आगे देखते हैं, ये दोनों हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो जे थॉमसन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर दिस थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस। खैर ये सब तो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको मैं दिखा दिया। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन एटम इज स्फेरिकल से, बहुत अच्छी बात है। रेडियस ऑफ एन एटम इज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर, और आप 1 एंगस्ट्रॉम आप कह सकते हैं इसे। ये सब तो याद करने वाली बात है, समझाने वाली कुछ बात है नहीं। तो पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर। हाँ, ये एक बात है। तो जे थॉमसन जी का कहना था या उनका एक धारणा था, ये जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, तो ये इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। जिस तरीके से आप वाटरमेलन देखते हैं उसमें पूरा हर जगह लाल लाल रहता है, तो वो आप समझ लीजिए कि वाटरमेलन जो आप इमेजिन कर रहे हो, वो पूरा जो रेड पोर्शन है वो आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ऐसा ये जे थॉमसन जी सोचते थे। और इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन सच ए मैनर टू गिव ए मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। और उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका इस प्रकार से अरेंज किया हुआ है कि एक आपका उसे एक मोस्ट स्टेबल एक अरेंजमेंट दे। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो आपका वाटरमेलन होता है उसमें जो काला काला बीज जो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तो उस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन अरेंज रहता है। इस तरीके से वो आप सोच सकते हैं। तो वो मॉडल किस प्रकार से हो सकता है, आप देखिए। पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो कुछ इस प्रकार से है कि वो आप एक अच्छा स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट दे। ठीक है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो यही है आपका स्फीयर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन मॉडल आपका कुछ इस प्रकार से था। व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। आपको तो पहले बार बता ही रहे हैं। एक तो पुडिंग मॉडल होगा, है ना, वाह। उसके बाद रेजिन पुडिंग मॉडल, किसमिस डाल दीजिए उसके ऊपर, और क्या। उसके बाद है वाटरमेलन मॉडल होगा, वेरी गुड। ये तीनों नाम से ये प्रसिद्ध है। तो दिस कैन बी विजुअलाइज एज ए पुडिंग और वाटरमेलन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विथ प्लम्स और सीड्स इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट, जो आपको मैं समझा चुका हूँ। द मास ऑफ एन एटम इज एज्यूम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एटम। जो आपका एटम का जो मास होता है वो इसके अनुसार, इस मॉडल के अनुसार ये पूरे में फैला हुआ है। आगे देखेंगे कि ये मॉडल जो है गलत साबित हुआ, क्यों हुआ, आइए देखते हैं। ड्रॉबैक ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। सबसे पहली बात है कह देना और साबित कर देना, है ना, दोनों में अंतर होता है। तो वही बात है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया स्टेबिलिटी ऑफ एटम को। अब देखते हैं एक्सरे डिस्कवरी। एक्सरे डिस्कवरी हो जाएगा तभी ना आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या हो रहा है। एक्सरे डिस्कवरी जो है रोइंटजिन के द्वारा किया गया था, मिस्टर रोइंटजिन। वो कुछ इस प्रकार से आप देखें, एक्सरे ट्यूब अगर आपको जानना है तो आप कैथोड रे ट्यूब देखे ही है, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो देखा है शायद एनसीईआरटी में इसके बारे में जिक्र नहीं। तो रोइंटजिन डिस्कवर्ड एक्सरेज व्हेन कैथोड रे स्ट्राइक द टारगेट एनोड। कैथोड रे तो हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो कैथोड रे जो है आपका टारगेट एनोड पर जब वो स्ट्राइक करता है तब आपका एक्सरे आप बोल सकते हैं कि वहाँ से डिस्कवर किया गया। जब ये ऐसा किया गया था
तो उनको खुद नहीं पता था कि ये कौन सा रे है, इसका प्रॉपर्टी क्या है ना। जैसे कि हम लोग मैथ्स में कैसे ले लेते हैं, लेट द वैल्यू ऑफ दिस बी एक्स। तो उसी तरीके से रोनजन जी जो है वो को उनका रेस के बारे में उनको जानकारी नहीं थी, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो इसलिए उन्होंने कहा दिया इस रे को एक्स रे, तो उस समय से नाम इसका पड़ गया एक्स रे। तो रोनजन डिड नॉट नो द प्रॉपर्टी जी के, ये बात तो अब लिख ही दी है हम यहाँ पर। तो रोनजन डिड नॉट नो द प्रॉपर्टी ऑफ दिस रे इमिटेड फ्रॉम द टारगेट एनोड एंड कॉल्ड द एज एक्स रेस। तो एक्स रेज आर पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ वेवलेंथ नियरली 0.1 nm। अब रेडियो एक्टिविटी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो है गोल्ड फॉल्ट एक्सपेरिमेंट बारे में हम लोग पढ़ना जा रहे हैं, है ना। तो अल्फा पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार से स्ट्राइक करता है। और आप पूछिएगा कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो हम आपको बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी। तो फिर रेडियो एक्टिव क्या होता है, तो अल्फा बीटा गामा रिलीज करता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो एक्स-रेज हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर, हेंस आर यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम और मैटर। बात सही है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर है तो वो हम उसका यूज़ कर सकते हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो एक्स-रेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सबसे अच्छी बात है। ये जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो है डिफ्लेक्ट नहीं होती है, जिसको हम लोग बेधड़क यूज़ कर सकते हैं। तो एक्स-रेज आर हाई एनर्जेटिक रेडिएशन एंड कैन कॉज आयनाइजेशन इजीली रेडिली। तो क्योंकि उसमें रेडिएशन बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, तो आप कोई भी गैस को या जो भी चीज़ हम चाहते हैं तो हम उसको आयोनाइज कर सकते हैं ना, प्लस माइनस में तोड़ सकते हैं। हु डिस्कवर द फेनोमेनन ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी? हेनरी becquerel, वेरी गुड। द सब्सटेंस विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिविटी आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, एग्जाम्पल यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, फ्रेंसियम एक्सेट्रा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग इस सेशन में डील नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन है कि व्हाट ऑब्जर्वेशंस वेयर मेड बाय रदरफोर्ड रिगार्डिंग द रेडिएशंस emitted by radioactive elements। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अल्फा रे आर डबली आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लाई, दैट इज अल्फा रे हैव 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट मास। यानी कि अगर कोई एलिमेंट डिसइंटीग्रेट कर रहा है, कोई एलिमेंट मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट कर रहा है, तो क्या निकलेगा उससे, है ना। जब आप बोलते हैं कि अल्फा पार्टिकल निकला, एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो क्या लेके निकलता है, वो निकलता है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 4 मास। यानी कि वो पेरेंट पार्टिकल से 2 पॉजिटिव चार्ज घट जाएगा और 4 यूनिट मास भी आपका घट जाएगा, ड्यू टू 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। 4 यूनिट मास क्यों, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों निकल जाता है, 2 का 2, 2 दूनी 4 निकल गया। तो अल्फा पार्टिकल जो है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज से डिनोट किया जाता है। तो अल्फा रे कॉज आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस एज दे आर चार्ज स्पीसीज। चार्ज स्पीसीज तो है ही, क्योंकि ये 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। Alpha rays have less penetration power, that is they can penetrate a few centimeter in air and hence are less harmful। ये जो अल्फा पार्टिकल है वो ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर नहीं होता है, इसलिए ये लेस हार्मफुल है। अगर गामा ले लेते तो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है, हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होता है। लेड जो होता है आपका 8 सेंटीमीटर लेड लगभग उसको भी पार कर जाता है। खैर उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। तो अल्फा रे ही हम लोग ले रहे हैं, तो अल्फा रे के बारे में देखते हैं। तो अल्फा रे आर डिफ्लेक्टेड बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए। तो अल्फा रे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाता है। बीटा रेज आर नेगेटिवली चार्ज एंड बेंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। बात सही है, बीटा रे अगर हम लोग छोड़ते हैं तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो बीटा रे ट्रैवल विथ हायर वेलोसिटीज कंपेयर टू द अल्फा रे। बात सही है, वो जो उसका वेलोसिटीज होता है बीटा का बहुत हाई होता है, गामा का लग लेंगे तो आरे हाई होता है। द पेनिट्रेटिंग पावर बीटा रे इज 100 टाइम्स मोर देन द अल्फा रे। तो गामा रे आर हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन, आपको पहले बता चुके हैं, एंड मच लोअर वेवलेंथ इन एक्स देन एक्स रेज। हार्ड एक्स रेज हैव हाई पेनिट्रेशन पावर एंड आर ऑल्सो कॉल्ड गामा रेज एज दे वेवलेंथ इज सिमिलर टू द गामा रेज। ठीक है, तो कभी कभी जो एक्स रेज जो होता है बहुत हार्ड वाला, तो उसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा रहता है, इक्विवेलेंट टू गामा रे, इसलिए कभी कभी उसको गामा रे भी कहते हैं। तो गामा रे हैव हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर देन अल्फा बीटा। गामा रेज आर न्यूट्रल एंड आर ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कहने का मतलब है अगर कोई रेडियो एक्टिव पार्टिकल डिसइंटीग्रेट कर रहा है, उससे गामा पार्टिकल निकल रहा है, तो उसमें कोई भी चार्ज में, कोई भी चार्ज या मास में कोई भी डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा, बस वो ग्राउंड स्टेट में चला जाता है ना, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट या ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट चला जाता है।
पेनिट्रेशन पावर ऑफ अल्फा अल्फा बीटा गामा रेज आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, 100 और 1000, तो गामा रेज का देख रहे हैं 1000 टाइम्स होता है। Gamma rays are most harmful to biological species compared to the alpha beta rays due to highest penetrating power and cause mutation in biological species। इसी के कारण होता है। तो हिरोशिमा और नागासाकी वाला जो इंसिडेंट है पैड बॉय वाला, तो आप उसे याद रख सकते हैं यहाँ पर। अल्फा बीटा एंड गामा रेज इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, बट मैक्सिमम इफेक्ट इज सोन बाय द बीटा रेज ड्यू टू देयर हाइएस्ट A/M रेशियो। तो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, तो बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है। जो अभी तक हम आपको जो बताए हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में, वो सब आप भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा पार्टिकल के बारे में नहीं भूलिएगा, कोई इसको हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट्स bombarded a thin gold foil of thickness about 100 nm with alpha rays। इसलिए हम आपको बता देते हैं कि अल्फा रे आपको याद रखिएगा। क्या किया था, थिन फॉइल आपका लिया गया गोल्ड का और उस पर बॉम्बार्ड किया गया था। उसमें जो है दागा गया था 100 nm का, सॉरी, उसमें दागा गया था अल्फा पार्टिकल। A stream of high energy alpha rays were directed at the thin foil of gold metal। हाई एनर्जी का अल्फा रे जो है टकराया जाके आपका कहाँ, गोल्ड मेटल में। तो क्या हुआ उससे, The thin gold foil has a circular fluorescent जिंक सल्फाइड स्क्रीन अराउंड इट। अब हम लोग देखेंगे डायग्राम में कि आपका गोल्ड फॉइल जो है अकेला नहीं रखा हुआ है, वो एक हम लोग एक स्क्रीन से उसको घेर दिए, ZNS यानी जिंक सल्फाइड, जो एक फ्लोरोसेंट होता है, उस पर अगर कोई किरण पड़ता है तो वो चमकने लगता है ना। तो वेन एवर अल्फा रेज स्ट्राइक ZNS स्क्रीन दे कॉज ग्लो, या आप बोल सकते हैं ऑन द स्क्रीन, या उसमें फ्लैश एक तरह का हरा रंग आपको दिखाई देगा। देखिए कुछ इस प्रकार से, एक देखिए सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, उसको हम लोग लेड चेम्बर में रखे हैं, और एक अब देख रहे हैं एक स्लिट से, एक होल से हम लोग उसको पास कर रहे हैं ताकि वो एक फोकस तरीके से पास हो, गोल्ड फॉइल में वो टकरा रहा है ना। और एक स्क्रीन लगा हुआ है फोटोग्राफिक प्लेट ZNS का, तो वो जहाँ टकरा रहा है वो ग्लो कर रहा है। तो हम लोग को पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ से जो रे निकाले है ना, वो यहाँ जाके वो टकरा रहा है। तो गोल्ड फ्लोराइड में टकराने के बाद वो देखिएगा डिफ्लेक्ट कर रहा है, जो हम लोगों को डॉटेड लाइन से दिखाई दे रहा है ना। आप देखिएगा ये जो डॉटेड लाइन से हम लोगों को दिखाई दे रहा है, तो वो डिफ्लेक्शन, इसी के बारे में हम लोग रदरफोर्ड पढ़ रहे हैं। ये जो डिफ्लेक्शन है, क्यों सीधा पार कर गया, क्यों थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया, क्यों बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट किया, यही सब हम लोग पढ़ेंगे। और इसी के बारे में हम लोग इमेजिन करेंगे कि जो है आपका प्रोटॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है, या आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ है। तो यही रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोगों को पता चलता है, ठीक है। चलिए इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि लेड ब्लॉक विथ ए कैविटी कंटेनिंग रेडियम और या पोलोनियम विच इज़ ए अल्फ़ा एमीटर। तो अल्फ़ा एमीटर के रूप में ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम लोग लेते हैं चेंबर में, ठीक है। तो लेड प्लेट विथ नैरो स्लिट, ये जो आप देख रहे हैं ये लेड प्लेट है, उसमें एक स्लिट किया गया है, एक छेद, एक होल किया गया है, और ये फोटोग्राफिक प्लेट है। तो रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये गोल्ड फॉइल हुआ। अब देखिए ये अल्फा रे जो है स्लिट से पास करते हुए गोल्ड फॉइल में टकरा रहा है। टकराने के बाद कुछ देखिए वो सीधा स्ट्रेट एकदम 180 डिग्री में पार कर गया और जाके फोटोग्राफिक प्लेट में टकराया है, ठीक है। कुछ देखिए आपका हल्का डिफ्लेक्ट किया है, कुछ देखिए ज़्यादा डिफ्लेक्ट किया है ना, और कुछ जो आप देखिएगा बाउंस बैक कर गया है। बाउंस बैक इसमें दिखाया है कि नहीं, तो ये बहुत हाई डिफ्लेक्शन हुआ, तो डिफ्लेक्शन का वो दिखा रहा है कि कितना डिफ्लेक्ट किया है। तो अब देखिएगा कि चलिए कुछ नहीं छूटा है। तो अब देखिएगा अल्फा पार्टिकल इंटरैक्टिंग विद एटम्स इन द गोल्ड फॉइल। अब देखिएगा ए बी इस तरह का हम लोग उसको मार्क कर दिए हैं, सी भी मार्क किए हैं। क्या मार्क किए हैं देखिएगा, वो इस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट हम लोग देखा कि कोई पार्टिकल जो है आपका जो मूव कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, वो कुछ देखिएगा स्ट्रेट पार कर गया है ना, ए वाला। अब बी वाला देख रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा डेविएशन आपको नज़र आ रहा है, और सी वाला देख रहे हैं कि बाउंस बैक कर गया है पीछे की तरफ, ठीक है। तो क्यों किया है इसको हम लोग कंक्लूजन करेंगे। तो बस ये आप थोड़ा देखिएगा कि ऑब्जर्वेशन क्या रहा, ऑब्जर्वेशन बस ए बी सी रहा। ये क्या हुआ, ये आपका स्ट्रेट पार कर गया, ये थोड़ा सा आपको डिफ्लेक्शन नज़र आया, और ये क्या हुआ, बाउंस बैक हो गया। तो ये तीन चीज़ याद रखिएगा।
तो ऑब्जर्वेशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या था ये एक्सपेरिमेंट का, देखते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, ए वाला। ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, ठीक है, जो बी वाला। और ए वेरी फ्यू पार्टिकल्स, यानी कि 20,000 में एगो रिट्रेस्ड देयर पाथ, यानी कि बाउंस बैक कर गया। तो कंक्लूजन क्या है इससे? कंक्लूजन क्या है? मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। ए वाला जो बता रहे थे आपको, जो बहुत सारा जो है आपका अनडिफ्लेक्ट पार कर गया है ना, सीधा सीधी पार कर गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बहुत एटम के अंदर बहुत सारा खाली जगह भी है। A few alpha particles were deflected indicates that atoms has high density of positive charge in a small volume of an atom. अब देखिएगा, कुछ कुछ ही पार्टिकल जो है आपका हल्का हल्का डिफ्लेक्ट किया है, तो इससे क्या समझते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज जो है आपका, हाई डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज जो है छोटा सा वॉल्यूम में है और कहीं एक जगह पे है, विच कॉज रिपल्सन टू इनकमिंग अल्फा पार्टिकल कॉजिंग डिफ्लेक्शन फ्रॉम देयर पाथ। कहीं ना कहीं यहीं से पता चला कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज यानी कि जो प्रोटॉन है वो कहीं ना कहीं एक जगह पे है, छोटा जगह पे और बीच में, इस तरह का। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इन विच एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड न्यूक्लियस। यहाँ से आपको न्यूक्लियस क्या नाम मिला है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सब वहीं एकत्रित था। चलिए और देखते हैं क्या है। वाह, कुछ एनिमेशन के द्वारा इस तरह से बताया गया है ना। पॉजिटिव इस तरह से कुछ कंक्लूजन आप देख सकते हैं। ये एक एटम है और पॉजिटिव चार्ज बीच में है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, तो ये कंक्लूजन आप बोल सकते हैं कैसा था। द रेडियस ऑफ द एटम अबाउट इज 10⁻⁻10 मीटर, दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम। ये आप समझ सकते हैं, ये रदरफोर्ड का मॉडल के अनुसार। द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁻⁻15 मीटर। Postulates of a Rutherford nuclear model of an atom और planetary model और solar model of an atom, इसको कह सकते हैं। क्या क्या कंक्लूजन किया है, अब क्या क्या पोस्टुलेट्स है उसका वो देख लेते हैं। द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन, दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में बताया गया है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, बात सही है, अभी हम लोग पीछे स्लाइड में देखे थे। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। चलिए, यहाँ ऑर्बिट का नाम भी दिया गया, जिसमें आपका इमेजिनरी पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। Thus, Rutherford model of an atom resembles the solar model in which nucleus plays the role of sun and the electron play the role of planets, ठीक है। Electrons and the nucleus are held together by electrostatic force of an attraction, बात सही है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, चलिए रिवॉल्व कर रहा है ज़बरदस्त तरीके से, एनिमेशन तो सक्सेस हुआ है। चलिए, ये ऑर्बिट था पीछे जो हम लोग देखें, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ड्रॉबैक भी होता है, सही बात है। व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेटेड should emit electromagnetic radiation. Therefore, electron in an orbit will emit radiation. The energy carried by the radiation comes from the electronic motion. ये आपका मैक्सवेल ने कहा। तो द ऑर्बिट विल thus continue to shrink, और इसके अनुसार इस स्टेटमेंट के अनुसार ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा उस वो रेडिएशन इमिट करेगा, तो उससे होगा क्या? होगा यही कि ये सिकुड़ेगा, यानी कि ऑर्बिट विल दस कंटिन्यू टू श्रिंक, ऑर्बिट जो है आपका श्रिंक करेगा। द कैलकुलेशन शोज दैट इलेक्ट्रॉन टेक ओनली 10⁻⁻6 सेकेंड टू स्पिरल डाउन इनटू न्यूक्लियस, दस स्टेबिलिटी ऑफ एटम कुड नॉट बी एक्सप्लेन सेटिस्फैक्टरी। ये जो बोल सकते हैं आप कि ये सब थ्योरी वगैरह जो मैक्सवेल साहब ने लगाया, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल जो है थोड़ा सा गड़बड़ा गया है यहाँ पर, और वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को यहाँ पर नहीं समझा पाए। तो अनदर सीरियस ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल इज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस एंड व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये बात वो तो नहीं बताएं, घूम रहा है सिर्फ, कैसे घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, वो तो नहीं बताएं। किस तरीके से न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और उसका एनर्जी क्या है, तो ये भी नहीं बताएं, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूअस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, बट इट इज़ फाउंड टू बी डिसकंटिन्यूअस।
है ना। आगे हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के द्वारा भी आप बोल सकते हैं रदरफोर्ड ने कहा था कि ये कंटिन्यूस होता है, लेकिन हम लोग आगे एक्सपेरिमेंट में पता चला कि वो डिसकंटिन्यूस होता है। तो डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। अब आप बोलिएगा कि बोहर मॉडल सर आप एक तरफ से पढ़ा रहे हैं, वो ड्रॉबैक होते जा रहा है, रिजेक्ट होते जा रहा है, तो क्यों पढ़ रहे हैं? तो वो एक डेवलपमेंट का सीढ़ी है, आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। ज़िंदगी में भी आप देखिएगा कि फेलियर जब आता है तभी आप आगे बढ़ोगे ना। सब चीज़ आपको मिलते रहेगा आगे में आप देखिएगा वो सब बच्चे सक्सेस नहीं होते हैं। जो अपने से मेहनत करते हैं वो सब बच्चे सक्सेस होते हैं, जनरली ऐसा देखा गया है। ठीक है, डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर मॉडल ऑफ एन एटम क्या है? The result observed from the studies of the interaction of radiations with matter have given immense information regarding the structure of an atoms and molecules. तो आप बोल सकते हैं कि ये बहुत सारा नॉलेज दिया है हम लोगों को, इन्फॉर्मेशन दिया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए, इसलिए इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो नीर बोल्स यूटिलाइज दिस रिजल्ट टू इम्प्रूव अपॉन द मॉडल प्रपोज बाय द रदरफोर्ड। अब इस रदरफोर्ड मॉडल को बोहर साहब ने पकड़ लिया और इस को एक्सपेरिमेंट को आगे बरकरार रखा और अपना थ्योरी इस पे दिया, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो टू मेजर पॉइंट्स प्लेड ए मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल से लिया गया है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बोथ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। यहाँ से उनको आइडिया आया बोहर जी को, और उसकी ने एक थ्योरी बना डाला कि जो भी पार्टिकल है वो आपका बोथ वेव और पार्टिकल नेचर देगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग टू द एटॉमिक स्पेक्ट्रा विच कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय द एंज्यूमिंग कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स इन एटम्स। तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, उन्होंने क्या क्या बताया। तो बोर मॉडल जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।